Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss 2020 previous year question paper class 12th economics subject set B। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये देखिए 1 to 16 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ट्रेड साइकिल एंड लॉ ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड ये पढ़ते हैं, तो ये इसका क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ तथा हानि की होती है। एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। ब्रेक इवन पॉइंट पर नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, ये वाली सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 0। यदि MPC हमारी 1 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, हमें पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम 1 में से माइनस करते हैं और 1 के साथ इसका रेशो होगा 1 माइनस, अब यहाँ इन्होंने कहा MPC अगर 1 है, MPC की जगह मैं 1 वैल्यू रख दूँ 1/0। अब 1 को 0 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स। अवसर लागत का क्या अर्थ है। आंसर रहेगा कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अवसर लागत अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस बाजार में फर्म एक कीमत स्वीकारक होती है। इन विच मार्केट ए फर्म इज प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस टेकर होती है, कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। बी आंसर रहेगा इसका। उसके बाद है कौन सा पूर्ति की कमी का कारण है। हमें पता है जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन अगर होता है तो सिर्फ प्राइस की वजह से होगा, और अगर सप्लाई में कमी या वृद्धि होती है, डिक्रीज इंक्रीज होता है, तो वो अदर फैक्टर की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए साधन, ये सारे वैसे तो अदर फैक्टर ही हैं, बट हमें ये देखना पूर्ति की कमी का कारण, यानी कि जिसमें सप्लाई में डिक्रीज हुआ है, साधन कीमत में गिरावट। अगर फैक्टर हमारे सस्ते हो जाए तो पूर्ति कमी नहीं होगी, पूर्ति बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। दूसरा है अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। अगर हमारे सब्सिट्यूट गुड महंगे हो जाते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा बेचना पसंद करेंगे, तो वहाँ पर पूर्ति कमी नहीं हुई। इसका मतलब ए भी आंसर नहीं रहेगा, बी भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है उत्पादन कर में वृद्धि। अगर प्रोडक्शन टैक्स हमारा बढ़ जाए तो हम सप्लाई को कम कर देते हैं, तो इसका मतलब है सी, ये इंक्रीज इन एक्साइज टैक्स, ये आंसर रहेगा। उसके बाद है कौन सी बाहरी बचतें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमीज। बाहरी बचतें कौन सी होंगी, सूचना संबंधी बचतें बाहरी बचतें हैं। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सही या गलत, ट्रू फॉल्स बताने हैं। पेंशन जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, नहीं। जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है उसमें पेंशन स्कॉलरशिप ये सब आते हैं, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट है देयर इज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, यस ये ट्रू है। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर, कि घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, ठीक है, ट्रू है। उसके बाद है न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट की नीति नहीं अपनानी चाहिए। इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड गवर्नमेंट शुड नॉट अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है कि सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और टैक्स कम हो जाते हैं, तो मांग क्या है, न्यून मांग की स्थिति है, यानी कि मांग कम है, तो सरकार को चाहिए कि वो टैक्स को कम करे और एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। इसका मतलब सरकार को बजट घाटे के बजट की स्थिति अपनानी चाहिए, और इन्होंने कहा नहीं अपनानी चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए चाय और कॉफ़ी दो सब्सिट्यूट गुड है, कॉफ़ी का जो चाय का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड में वृद्धि होगी, ये ट्रू है,
क्योंकि चाय को जो को प्राइस बढ़ जाएगा तो हम उसको नहीं लेंगे, हम कॉफ़ी को लेना पसंद करेंगे। उसके बाद स्कार्स मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ, ये ट्रू है। नेक्स्ट है मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी नॉट ओनली। मनी जो हमारा मनी है उसमें हम करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ये सब इंक्लूड करते हैं। उन्होंने कहा केवल नोट शामिल किए जाते हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद है फिलअप की जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, वो कौन सा होगा इन दोनों में से? खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्शन है ये हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद है बचत आय का प्रवाह है, जो सेविंग है आय प्रवाह का डैश, यानी कि सेविंग इज डैश इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंजेक्शन है या लीकेज है? तो जो सेविंग है वो लीकेज है, क्योंकि जब सेविंग होती है तो उससे कोई न्यू इनकम जनरेट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर होता तो वो इंजेक्शन होता। क्लियर? तो 1 to 16 मार्क्स के 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इनको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे ये फाइनल एग्जाम के लिए। 1 to 16। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसमें हम 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।